जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जैसा कि हम अपना कंप्यूटर पोर्शन थ्रू एमसीक्यूज रिवाइज कर रहे थे, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचता है, ईमेल एंड इंटरनेट, जो हम कल के सेशन में कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस। ये सब एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसमें ऑलरेडी हम एमएस वर्ड एमएस एक्सेल देख चुके हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, कुछ फीचर्स उनके समझने हैं, फिर ये क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। पहले मैं आपको एमएस पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर एमएस एक्सेस की चीजें देख के उसके क्वेश्चन करेंगे। देखो एमएस पावर पॉइंट है क्या। देखो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन, आपने बहुत बार क्लासेस में देखा होगा, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है देने के लिए आते हैं पीपीटीज लेके, दैट इज अ पार्ट ऑफ एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। मतलब एक तरह की प्रेजेंटेशन में आपको एनिमेशन के थ्रू बताया जाएगा, उसमें वॉइस भी होगी, स्लाइड्स मूव करी होंगी, ये सब चीजें कहां पर आप देख सकते हो एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन बनाने में यूज होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में पावर पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, इसमें डिफरेंट व्यूज हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट व्यूज हैं पावर पॉइंट में, जहां जहां पे आप स्लाइड, बेसिकली इसमें स्लाइड्स होती हैं, आपको पता है, एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, आपको सब पता है। तो उसमें डिफरेंट व्यूज होते हैं, कौन से व्यू का क्या फंक्शन है, किसके क्या फायदे, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला एक व्यू होता है पावर पॉइंट में, नॉर्मल व्यू। कौन सा? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू वो व्यू होता है जिस व्यू में आप अपनी स्लाइड्स में एडिटिंग कर सकते हो। मतलब आपकी स्लाइड्स में सिंपली आपको जब एडिट कर रहे होते हो, स्लाइड्स बना रहे होते हो, तो वो जो सिंपली एडिटिंग करते टाइम की जो स्लाइड्स होती हैं, इसको मेन एडिटिंग व्यू भी कहते हैं, जहां पे आप अपनी स्लाइड्स पे लिख सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, दैट इज नॉर्मल व्यू, ठीक है। देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से सारे व्यू समझ लेना। फिर एक है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, मान लो आपने अपनी स्लाइड्स बना दी, ठीक है, आपने अभी स्लाइड्स बना दी, अब आपने स्लाइड्स को सॉर्ट करना है, मतलब पहले कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी। तो इस व्यू में क्या होता है, सारी स्लाइड्स इस तरह से आ जाती है, ठीक है, ऐसे सामने आपके सारी स्लाइड्स आ जाएंगी। अब आपको जो पहले नंबर पे लगानी है, दूसरे नंबर पे लगानी है, वो आप कर सकते हो। ये कौन से व्यू में होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू में, ठीक है। उसके बाद एक व्यू होता है हमारा नोट्स पेज व्यू। कौन सा? नोट्स पेज व्यू। इसमें क्या होता है, आप देखो, मान लो, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मेरी ऊपर स्लाइड चले, उसके नीचे मैं कुछ हैंड रिटन नोट्स लिख दूं, ताकि जब मैं चाहूं बाद में इस स्लाइड के बेसिस पे, मान लो इस स्लाइड में कोई डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के बेसिस में यहाँ पर मैं थोड़े नोट्स बना दूं, अपने लिख दूं, तो बाद में इन नोट्स को आपको हैंड आउट की फॉर्म में दे दूं। तो वो कहां पर हो सकता है? वो नोट्स पेज व्यू में होता है। नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, एक नीचे एक नोट पेन होता है। क्या होता है? नोट पेन, बेसिकली इसको बोलते हैं। एक नीचे नोट पैन होता है, उस नोट पैन में, मतलब स्लाइड पैन, ये होता है स्लाइड पैन, जहां पे स्लाइड, उसके नीचे नोट पैन होता है। उस नोट पैन में आप क्या कर सकते हो, आप जो भी करंट स्लाइड के रिलेटेड चीजें वो टाइप कर सकते हो, और बाद में आप हैंडआउट्स की फॉर्म में किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका फोर्थ व्यू होता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू, जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वो आप जिस व्यू में लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, दैट इज नोन एज स्लाइड शो व्यू। ऐसे आपकी नॉर्मली आपकी स्लाइड्स इस तरह से होती है, यहाँ पर आपकी स्लाइड होती है, यहाँ पर आपको बाकी सारी स्लाइडें दिख रही होती हैं। लेकिन जब आपने लोगों को शो दिखाना है, तो आप चाहते हो कि पूरी आपकी स्क्रीन पे वो स्लाइड आ जाए, तभी तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो वो जो स्लाइड शो होता है व्यू, उसमें आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को ऑडियंस में दिखाते हो। इसमें क्या होता है, आपकी जो स्लाइड है वो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाती है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है, और कई बार इसकी एक की है, उसके लिए भी पूछता है कि अगर आपने स्लाइड शो को एग्जिट करना हो, मतलब अगर आपने स्लाइड शो से बाहर जाना हो, एग्जिट करना हो स्लाइड शो को, तो आप किसका यूज करोगे? तो आप स्केप की का यूज कर सकते हो। तो स्केप की का यूज करके आप स्लाइड शो से बाहर आ जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यू जो है, दैट इज मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने एक स्लाइड पे, उसमें जो भी चेंज करोगे सभी स्लाइड्स में चेंज हो जाएगा, वो मास्टर व्यू में होता है। मान लो आपने पीछे इसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी एक स्लाइड में, तो इस प्रेजेंटेशन में आपकी 150 स्लाइड्स हैं, तो सभी में वो बैकग्राउंड उसकी चेंज हो जाएगी। तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मास्टर व्यू। ये जो पढ़ाई है ना आपको पांचों, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से इनको वापस देख लो, ठीक है। मेरे पास टाइम है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि हम कोई भी नॉर्मली स्लाइड्स में जब एडिटिंग करनी होती है, तो इस व्यू में करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं, पहले कौन सी आएगी, दूसरे कौन सी, दिस दैट हम कर सकते हैं। नोट्स पेज व्यू में हम क्या करते हैं, नीचे नोट्स पैन में नोट ऐड कर सकते हैं, ताकि जो बाद में हम हैंड आउट इशू कर सके। स्लाइड शो में जब हम ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं, तो वो स्लाइड शो फॉर्म में दिखाते हैं, ताकि वो पूरी कंप्यूटर स्क्रीन में आपकी स्लाइड आ जाए। और मास्टर व्यू में अगर हमने पूरी प्रेजेंटेशन में कोई चेंज करना, कोई बैकग्राउंड चेंज करना, तो वह मास्टर व्यू में कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैंने आपको जैसे कल भी पढ़ाया था, जब मैं इसका पिछला लेक्चर पढ़ाया था,
कि 2007 तक एमएस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन थी वो थी डॉट पीपीटी। बट अब 2007 के बाद डॉट पीपीटी ना होके कौन सी होगी है, डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, जैसे वहां पे क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू डिस्कस करते था ना 2010 में, एमएस वर्ड की कौन सी है, तो डॉक्स हो गया था, तो यहाँ पर भी पीपीटीएक्स हो गया, ये आपको याद रखना है। और हम एमएस जो पावर पॉइंट है उसमें कहां तक जूम कर सकते हैं, 10% से लेके 400% तक हम मैक्सिमम यू में इसमें जूम कर सकते हैं, ये पॉइंट में आपको याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो मुझे कुछ चीजें आपको समझानी थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दी हैं। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच फीचर अप्लाइज अ यूनिफॉर्म डिजाइन टू ऑल साइड। ऐसा कौन सा फीचर है जो एक जैसा डिजाइन सभी स्लाइड्स में डाल देगा। स्लाइड लेआउट, स्लाइड मास्टर, एनिमेशन, ट्रांजिशन। बताओ भाई, अब तो पढ़ा दिया ना, ये कौन सा व्यू है जिसमें हम एक ही डिजाइन पढ़े डालेंगे तो सबको पढ़ जाएगा। आई होप आप अब खुद क्वेश्चन करोगे, मेरे पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो स्लाइड मास्टर व्यू इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, देखो इसमें दो चीजें, एनिमेशन और ट्रांजिशन, समझा देता हूँ। ट्रांजिशन का मतलब होता है आपकी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, हाउ नेक्स्ट स्लाइड्स कम। ठीक है, हाउ नेक्स्ट स्लाइड्स जो है आपकी वो आएगी, कैसे आएगी नई स्लाइड, मतलब एक स्लाइड गई, अब दूसरी स्लाइड आप कैसे लाना चाहते हो, ऐसे करके आए, ऊपर से नीचे आए, जिस तरह से भी आप लाना चाहते हो वो ट्रांजिशन में होता है। एनिमेशन में आपको पता है एनिमेशन में क्या होगा, एनिमेशन में आपको वर्ड्स मूव करते दिखेंगे, मूविंग वर्ड्स दिखेंगे, मतलब आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। एनिमेशन आपको पता ही है वर्ड, मतलब वर्ड्स मूव होके किस तरह से आएंगे, दिस दैट, ये वो आप एनिमेशन में देख सकते हो। और ट्रांजिशन का मतलब है एक स्लाइड से ट्रांजिट होकर दूसरी स्लाइड कैसे आएगी। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, विच टैब कंटेन स्लाइड मास्टर। किस टैब में स्लाइड मास्टर होता है जिससे आप सभी स्लाइड्स का व्यू जो है वो चेंज कर सकते हो। तो कौन से में आपका वो होता है स्लाइड मास्टर होगा, ये आपको बताना है कौन से में होगा स्लाइड मास्टर। मैंने खुद ही बोल दिया, व्यू टैब में। कहां पे होता है, व्यू टैब में। देखो आपको ना, जैसे मैंने आपको टैब्स बताए थे एमएस वर्ड के, इसी तरह एमएस पावर पॉइंट के भी टैब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें भी जब आप खोलोगे तो होम टैब इसमें भी होता है। होम टैब में आप आपको पता है टेक्स्ट की एडिटिंग फॉर्मेटिंग होम टैब में कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे आपको पता है सेकंड सब में इंसर्ट ही होता है। इंसर्ट में आप क्या करते हो, अगर आपने कोई मीडिया डालना है, कोई सॉन्ग डालना है, कोई डिजाइन, कोई लिंक डालना है, हाइपर लिंक्स डालने हैं, वो आप इंसर्ट में डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड इज डिजाइन। डिजाइन में आप किसी की थीम चेंज करनी है, थीम या बैकग्राउंड चेंज करनी है, वो आप कहां पर कर सकते हो, वो सारा डिजाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांजिशन। मैंने अभी आपको पढ़ाया जो ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, स्लाइड मूविंग मूवमेंट इफेक्ट जो है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका एनिमेशन होता है। एनिमेशन में आपकी ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेंगे, मतलब उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो किस तरह से मूव करेंगे, वो आ जाता है। उसके बाद स्लाइड शो आपका आ जाता है। स्लाइड शो मतलब आपकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगी ऑडियंस को, वो आ जाता है। उसके बाद आपका व्यू सेटअप आ जाता है। व्यू सेटअप में आपका यही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपकी स्लाइड दिखेंगी, वो व्यू सेटअप में आ जाता है। और इसी तरह रिव्यू आपका टैब भी होता है। ये सारे टैब्स हैं, उसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। होम में सिंपली आपने याद रखना है टेक्स्ट स्लाइड की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इंसर्ट में मीडिया शेप कुछ भी इंसर्ट करना हो, लिंक्स डालने हो, वो डल जाते हैं। डिजाइन में आप थीम्स और बैकग्राउंड को कर सकते हो। ट्रांजिशन में किस तरह से स्लाइड्स आएंगी वो देखोगे। एनिमेशन में ऑब्जेक्ट का सेटअप देखोगे, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेंगे। स्लाइड शो में प्रेजेंटेशन का सेटअप देखोगे। रिव्यू में आप प्रूफिंग कमेंट्स देख सकते हो। और जो व्यू टैब है आपका, उसमें आप ये देख सकते हो किस तरह से स्लाइड्स जो है वो आपकी दिखेंगी। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। विच की आंसर स्लाइड शो। तो स्लाइड शो को खत्म करने के लिए आप कौन सी की का यूज करोगे, स्केप की, F5, एंटर, शिफ्ट, कौन सी की का यूज करते हो यार, ये बता दिया। अब भी क्वेश्चन ना हो तो फिर दिक्कत है, कौन सी की का यूज करते हो। स्केप की से हमारा एक स्लाइड शो खत्म हो जाता है। और अगर हमें स्लाइड शो देखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, F5 का। अगर हमें स्लाइड शो को देखना हो, व्यू द स्लाइड शो, तो हम F5 का यूज करते हैं। अगर उसको एंड करना हो तो हम स्केप का यूज करते हैं, ये याद कर लेना। मान लो अगर आपका शो चल रहा है, स्लाइड शो चल रहा है, उसको आपने बीच में रोकना है तो एस का यूज करोगे। एस को दबाओगे ना तो वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वापस एस दबाओगे वो वापस चलना ही शुरू हो जाएगा। तो ये भी याद कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आपने स्लाइड शो को देखना है तो F5 दबाओ, अगर उसको खत्म करना है तो स्केप दबाओ, अगर आपको उसको रोकना है या वापस रीस्टार्ट करना है तो आप एस दबा सकते हो। मान लो आप एक स्लाइड पे हो, आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना है, तो कैसे जाओगे। आप प्रेजेंटेशन चल रही है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाना, तो या तो आप कीबोर्ड से स्पेस बार को दबा दो, या आप क्या करो माउस पे क्लिक कर दो। दोनों तरह से आप क्या करोगे, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे चले जाओगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक शॉर्टकट में सारी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट वाली बता दो जो एग्जाम में पूछता है। एक होती है Alt+F4। अगर आपने पूरी पावर पॉइंट से एग्जिट कर जाना, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, आप पावर पॉइंट से बाहर आना चाहते हो पूरे, तो एग्जिट फ्रॉम पावर पॉइंट के लिए Alt+F4 का हम यूज करते हैं, ये याद कर लेना। मान लो आपने नई स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M का यूज करके आप नई स्लाइड, न्यू स्लाइड डाल सकते हो, Ctrl+M का यूज करके। और Ctrl+N का यूज करके आप पूरी की पूरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऐड कर सकते हो, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप ऐड कर सकते हो। देखो दोनों में फर्क क्या है।
भाई एक प्रेजेंटेशन में 100 200 500 600 कितनी भी स्लाइड्स हो सकती है। अगर आपने नई स्लाइड लानी है तो कंट्रोल प्लस एम दबाओ। अगर आपने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही नहीं लगानी है तो कंट्रोल प्लस एन दबा सकते हो आपको, ठीक है। और अगर आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑल तो बहुत सारी है। बाकी मैंने एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इन सब पे एक एक सिंगल लेक्चर लाया हुआ है। तो आपको कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंप्यूटर बेगिनिंग क्लासेस सर्च करना, वो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज कर, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने स्लाइड शो को व्यू करना हो तो F5 दबाओ, स्केप करना हो, बाहर निकलना हो तो स्केप दबाओ, अगर स्टॉप या रीस्टार्ट करना हो एस दबाओ, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो स्पेस बार या माउस से क्लिक कर लो। Alt+F4 से आप पावर पॉइंट से एग्जिस्ट हो जाते हो। न्यू स्लाइड डालने के लिए कंट्रोल प्लस एम, और न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल प्लस एन, और अगर आपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का आप यूज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये चीजें आपको समझ, इसीलिए मैं आपको जब स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा था, मैंने आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस जो आपका इन सबको बेसिकली एक्सेस को मैंने दो टॉपिक्स कंसीडर किए थे, कि ये दो पार्ट एक टॉपिक है, दो पार्ट एक टॉपिक है, ठीक है। आप इसको एक टॉपिक पूरे को कंसीडर नहीं कर सकते जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा है। और जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आपकी मैंने कल ही एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली है, तो आप उसको देख सकते हो, आपको पूरे महीने का पता चल जाएगा किस तरह से आपने चीजों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑप्शन अलोज लूपिंग ऑफ अ स्लाइड शो कॉन्टिन्यूसली? कौन से ऑप्शन से आप जो स्लाइड शो को कॉन्टिन्यूसली लूप करवा सकते? लूपिंग का मतलब क्या होता है? मान लो आपकी स्लाइड शो चल रहा है, तो जब आपकी फाइनल स्लाइड जो है वो डिस्प्ले हुई ना, फाइनल स्लाइड डिस्प्ले होने के बाद आपकी वापिस से प्रेजेंटेशन जो है वो बिगनिंग से शुरू हो जाए, तो ये लूप चलता रहे, मतलब फर्स्ट से शुरू, लास्ट, फिर फर्स्ट से शुरू। तो अगर आपको ऐसा करना हो बेसिकली, कि पहले के बाद मतलब लास्ट स्लाइड जब हम पहुंचे उसके बाद वापस पहली स्लाइड आ जाए, तो इसमें से किसका यूज करोगे? तो वी हैव सेटअप स्लाइड शो। देखो बेसिकली होता क्या, हम कैसे ये कर सकते हैं मैं समझाता हूँ। देखो आपने क्या करना, आप में एक टैब होता है, दैट इज नोन एज स्लाइड शो टैब। कौन सा टैब होता है? स्लाइड शो टैब। इस स्लाइड शो टैब में जाना है, उसके अंदर आपको मिलेगा ये सेट अप स्लाइड शो, सेट अप स्लाइड शो। उस सेट अप स्लाइड शो पे आप जाके आपको एक चीज मिलेगी, बॉक्स मिलेगा, उसमें होता है लूप कॉन्टिन्यूज अंटिल स्केप, अंटिल स्केप। इस पे आप चले जाओगे तो आपका ये लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि स्लाइड शो टैब पे आप गए, सेटअप स्लाइड शो पे, वहां पर आपने जाना है, तो आप स्लाइड शो किस तरह से होगा वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल स्केप, जब तक बाहर ना निकलूं, मैं स्केप ना दबाऊं, तब तक आप कॉन्टिन्यूसली जो है वो लूपिंग में चलता रहे। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे स्लाइड आते रहे, फिर वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो लूपिंग चलती रहे जब तक मैं एस्केप ना दबाऊं, मतलब स्लाइड शो से बाहर ना हो। तो सेट अप स्लाइड शो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लूपिंग, ठीक है। अब जेकेएसएसबी वो नहीं पूछ रहा सिर्फ इसकी शॉर्टकट क्या, आप थोड़े इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑप्शन इज यूज टू मूव वन स्लाइड टू अनदर ऑटोमेटिकली? देखो, अब अगर आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली जाना है, तो आप कैसे जाओगे? ठीक है, कैसे जाओगे, क्या करोगे कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली चले जा सकते। देखो आपके ना पावर पॉइंट में एक ऑप्शन होता है रिहर्स टाइमिंग का। क्या? रिहर्स टाइमिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस रिहर्स टाइमिंग में आप क्या कर सकते हो, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये भी बेसिकली पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब में ही आता है, रिहर्स टाइमिंग। इसमें क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आप एक स्लाइड पे कितने टाइम तक रहोगे। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं एक स्लाइड में सिर्फ 3 मिनट के लिए रहूं, 3 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे को दूसरी स्लाइड, मान लो मेरे पास नहीं है माउस पास में नेक्स्ट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, रिहर्स टाइमिंग में 3 मिनट सेलेक्ट कर लूंगा, तो 3 मिनट में एक स्लाइड में रहूंगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली सेकंड स्लाइड में चला जाऊँ। तो ये होता है रिहर्स टाइम। मान ये आप तब करते हो जब आपको, मान लो आपको एक फिक्स टाइम है आपके पास, उसके उसमें आपने पूरी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना, तो आप उसको टाइमिंग्स में डिवाइड कर देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चलते जाते हो। दैट इज नोन एज रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच व्यू शो स्पीकर नोट्स अलोंग विद द स्लाइड? तो स्लाइड के साथ स्पीकर के नोट्स भी जहां पर दिखते हैं, तो नोट पैन किस में होता है, कौन से व्यू में? स्लाइड सॉर्टर में होता है, नॉर्मल आउटलाइन किस में होता है, नोट्स पेज व्यू में होता है। किस में होता है? नोट्स पेज व्यू में हम नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? भाई आप खुद करो यार, अब क्या दिक्कत है। कंट्रोल प्लस एम से हम नई स्लाइड ऐड करते हैं, और कंट्रोल प्लस एम से हम न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? न्यू प्रेजेंटेशन को ऐड करते हैं। तो अब तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए ना, इतना टाइम लगा के इतना अच्छे से इसको कवर किया। विच फीचर यू यूज टू अप्लाई टू द सेम डिजाइन टू ऑल? अगर आपने एक ही डिजाइन सभी स्लाइड्स में डाला, तो किस में जाओगे? टेम्पलेट में। एक तो मास्टर व्यू के थ्रू कर सकते हो, दूसरा अगर आप थीम को सिलेक्ट कर लो, ये थीम ही बेसिकली वो चीज होती है ना, एक थीम पे सारी चीजें चलती है। तो अगर आप एक ही डिजाइन सभी स्लाइड्स पे डालने जाते हो, तो थीम वैसी कर लो, तो वैसे भी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एमएस पावर पॉइंट हमने कवर किया, इसके कुछ एमसीक्यूज हमने कवर किए। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है
है, यहाँ से शुरू होता है एमएस एक्सेस के बारे में। ठीक है, एमएस एक्सेस के बारे में हम पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझेंगे, फिर इसके भी क्वेश्चन हमारे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आपकी जम्मू कश्मीर के अल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही हैं, आई होप आपको पता होगा। 15 को क्लास आई, फिर 17 को क्लास आई। जम्मू कश्मीर के 2025 के जो पेपर आए ना जेके सेट में लिए, उसमें हम जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के उनके साथ कंसेप्ट को रिवाइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जम्मू कश्मीर का सारा डर खत्म कर देगा वो पेपर के लिए। तो वो देखो, रात को 9 बजे लेक्चर आता है, वो 15 को आया था, कभी 17 को आया कल, अब कल आएगा 19 को, तो आप पिछले 2 कवर कर लो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या देखना है, एमएस एक्सेस के बारे में। एमएस एक्सेस के बारे में हम चीजें देख रहे हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस क्या होता है, देखो कुछ नहीं है। एमएस एक्सेस एक तरह का आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, आपका जो डेटा है, जो सेम तरह का डेटा है, वो हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें हम टेबल्स बना के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बेसिकली हमारा एमएस एक्सेस का काम है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजर। रिलेशनल का मतलब, रिलेशन मतलब होता है जब एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन हो। मतलब रिलेशन कहने का मतलब टेबल फॉर्म में जब हम डेटा को शो कर रहे हैं ना, तो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसलिए आरडीबीएमएस इसको कहते हैं। मेनली आपने ये याद रखना, एमएस एक्सेस एक आपका डेटाबेस को मैनेज करने का, सेम तरह का डेटा मैनेज करने का एक आपके पास सिस्टम है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बस दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो आप डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हो, इसमें टेबल को बेसिकली, टेबल को हम बेसिकली बोलते हैं रिलेशन। टेबल को ये हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिलेशन। ये टेबल में डेटा सेव होगा ना, टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसमें जो ये रोज होती हैं, रोज, और ये होते हैं कॉलम्स हमारे पास, ये पहला कॉलम दूसरा column। ये जो रोज होती है ना, रोज को डिफरेंट नाम से बोला जाता है। रो को रिकॉर्ड बोला जाता है यहाँ पर, और इसी को टपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टपल। इसी तरह कॉलम है, जो बेसिकली कॉलम में ही बेसिकली जो हमारा एट्रीब्यूट है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शो किया जाता है। कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो ये याद कर लेना सबसे पहले, तो यही चीजें जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती है। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको याद करनी है। एक हमारे पास जो एग्जाम में पूछते हैं, एक होता है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल क्या कहता है, वैलिडेशन रूल ये कहता है, एक कंडीशन हम पहले से ही लगा देते हैं कि इसके अंदर किस तरह का डेटा सेव होगा। मान लो मैं लगा देता हूँ कि इस टेबल के अंदर सिर्फ डेटे सेव होंगी, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सेव नहीं कर सकते, आप सिर्फ डेट सेव करोगे। तो वैलिडेशन रूल मतलब एक आप पहले ही कंडीशन लगा देते हो, डाटा किस तरह से आपको डेटाबेस में स्टोर होगा, तो उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन रूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको एग्जाम में पूछेगा फिल्टरिंग ऑफ डेटा। फिल्टरिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिल्टरिंग डेटा का मतलब होता है सिर्फ वो डेटा आप शो करोगे जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करेंगे, तो उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। ठीक है, जब आप मान लो ये डेटा है, इसमें बहुत सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, तो अब मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ क्लास 10th की बॉयज का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से फिल्टर कर निकाल सकते हो, तो वो सिर्फ क्लास 10th के बॉयज का डेटा आपको दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया फिल्टरिंग। फिर अब जो हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं, बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपका रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ, तो ये जो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है, देखो रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशन स्टैब्लिश करना, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। यही तो इसलिए तो एमएस एक्सेस को रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप होते हैं, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको एग्जाम में पूछता है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एक होता है वन टू वन रिलेशन, वन टू वन रिलेशन। ठीक है, एक है वन टू मैनी। ठीक है, एक होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, ये मैनी टू मैनी, ये टेबल्स होते हैं जो इसमें होते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एक वन टू वन टेबल होता है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैंने अभी यहाँ तक आपको क्या समझाया, एमएस एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो रोज होती है, रिकॉर्ड डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल इज रिलेशन। ठीक है, रिकॉर्ड टपल बोलते हैं रोज को, फील्ड एट्रीब्यूट कहते हैं कॉलम को। वैलिडेशन रूल है, एक कंडीशन हमने प्री सेट कर दी होती है किस तरह का। फिल्टरिंग मतलब अगर हमें उसमें से कोई फिल्टर डेटा चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप इसमें वन बाय वन भी होता है, वन बाय वन टेबल्स भी होते हैं, वन टू मैनी भी होता है, रिलेशन भी होता है, और मैनी टू मैनी रिलेशन भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपके डेटा बेस में डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एक चीज होता है क्वेरी। क्या होता है क्वेरी, क्वेरी मतलब होता है कि अगर आपको जब टेबल में से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप क्वेरी रेज करते हो, तो फिर आपको जो भी टेबल में से इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। जैसे मान लो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी होती है, ये याद कर लें। जैसे एक सिलेक्ट क्वेरी होती है, ठीक है, एक पैरामीटर क्वेरी होती है, पैरामीटर क्वेरी होती है, एक स्ट्रक्चरल क्वेरी, लैंग्वेज क्वेरी होती है, एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, एक एक्शन क्वेरी होती है, एक्शन क्वेरी होती है, और एक क्रॉस टैब क्वेरी होती है। ये आपको नाम याद रखने, ये सारी क्वेरी है। क्वेरी रेज करने का मतलब है, मान लो मुझे एक बहुत बड़ा टेबल है, उसमें बहुत बड़ा डेटा है डेटाबेस में, मुझे इसमें से कौन सा डेटा चाहिए, तो मैं क्वेरी रेज करूंगा, मैं इंफॉर्मेशन लूंगा डेटा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है उसमें से। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने
सिलेक्ट क्वेरी में आप क्या करते हो, जैसे सिलेक्ट क्वेरी में आपने आपने क्या किया, डेटा को लिया एक या एक से ज्यादा टेबल से, और आप चाहते हो कि वो डेटा आपकी रिकॉर्ड शीट में शो हो, तो आप सिलेक्ट क्वेरी को रेज करेंगे। एक्शन क्वेरी से आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने एक नया टेबल क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग टेबल को चेंज करना है, तो आप एक्शन क्वेरी को रेज करोगे, तो आपका नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, या एक एग्जिस्टिंग टेबल में आप कोई भी चेंज कर सकते हो। ये सारे आपके क्वेरीज में आ रहे। क्वेरीज का मतलब होता है आप डेटा किस तरह से डेटाबेस से लेते हो, उसके लिए आप क्वेरी को रेज करते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था यार, इसलिए तो मैंने आपको इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, कोई इतना इजी टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले ही डिवाइड कर लिया आपके लिए। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है। देखो, सबसे पहले इसमें कीज को समझ लेते हैं, कंपोजिट की पहले आपको समझ आएगी। देखो, सबसे पहले प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की आपको मैं कीज समझा देता हूँ। कीज से ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। की बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका टेबल है, इसमें आपका डेटा स्टोर है ना, डेटा स्टोर है आपका। ये रोज है कॉलम से, मान लो ये कॉलम में एक तरह का किसी का, ये इस कॉलम में किसी की आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है। इधर में किसी की रहने की जगह है, प्लेस है, ठीक है, प्लेस है। तो अब ये आपका कोई डेटा इस तरह का स्टोर है। अब प्राइमरी की होगी कि प्राइमरी की मतलब वो फील्ड, मतलब वो कॉलम जो बेसिकली यूनिक होगा। अब मान लो देखो, इसमें प्लेस तो यूनिक नहीं ना हो सकती। मान लो अगर कोई एक बंदा जम्मू में मान लो सुधा रहती है, जम्मू में मान लो सुदेश रहता है, ठीक है। अगर सुदेश और सुधा जम्मू में रहते हैं, ठीक है, तो अब उन दोनों की प्लेस तो सेम आएगी। इसका मतलब ये वाला कॉलम यूनिक थोड़ी हुआ। यूनिक हुआ आधार नंबर, जो सुधा का आधार नंबर होगा वो सुदेश का नहीं हो सकता। समझ रहे हो पॉइंट मेरा। तो इसका मतलब प्राइमरी की वो की होगी एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा कॉलम जो यूनिकली डिफाइन होगा, जिसका उस टेबल में पूरे और जैसा कोई नहीं होगा। तो जैसे किसी की आधार कार्ड है, किसी की मान लो कंज्यूमर आईडी है, किसी की बिजली की, ये सारे किसमें आ जाते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। फिर एक होती है फॉरेन की। फॉरेन की मतलब जो इस टेबल के रिकॉर्ड्स का, इस टेबल के बेसिकली एट्रीब्यूट का रिलेशन किसी दूसरे टेबल के साथ स्टैब्लिश करे, वो की जो होती है दैट इज नोन एज फॉरेन की। मतलब एक ऐसा कॉलम इसका जो इसका रिलेशन इस टेबल के किसी की के साथ स्टैब्लिश कर दे, मान लो प्राइमरी की के साथ स्टैब्लिश कर दे, तो वो कौन सी आ गई, फॉरेन की, ठीक है, समझ आ गया। अब कंपोजिट की होती है जहां पे एक से ज्यादा फील्ड यूज हो एज अ की, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट की। जहां पे एक से ज्यादा जो है फील्ड एज अ की यूज हो, मान लो ये भी आपकी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये फील्ड, ये तीनों फील्ड बना के एक की मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट कॉलम किसी भी एक टेबल का जो उसके करेक्टरिस्टिक को शो करे। कंपोजिट की होती है जब एक से ज्यादा कीज मिला के एक से ज्यादा फील्ड्स मिला के एक की बनाए। प्राइमरी की एक ऐसी की जो यूनिकली उस पूरे टेबल को एक्सप्लेन कर पाए, मतलब उस टेबल में एक बंदे की वही एक होनी चाहिए और नहीं। जैसे मैंने आपको बताया प्लेसेस, तो एक बंदे की प्लेसेस हजार भी हो सकती हैं, मतलब एक प्लेस के हजार बंदे भी हो सकते हैं, बट एक बंदे का आधार कार्ड तो एक ही रहेगा ना, तो उसकी आईडी तो सेम रहेगी, ठीक है, वो यूनिक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कंपोजिट की आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच एक्सेस फीचर प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्री। कौन से एक्सेस फीचर से हम डुप्लीकेट एंट्रीज को रोक सकते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज को रोक सकते हैं। देखो, जब भी आपको डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकना है तो आप क्या करोगे, आप यूनिक की को यूज करोगे। तो जब भी हम इंडेक्स में यूनिक की का यूज करेंगे तो हमारी कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो पाएगी। मान लो कैसे, जैसे मान लो किसी का जम्मू रहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, बट आधार कार्ड तो बहुत से नहीं ना हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस में क्या बोल देंगे कि हमारे डेटाबेस में हम इस तरह का रूल लगा देंगे कि जो यूनिक है, बेसिकली जो यूनिक हमारी आईडी है उसको हमने देखना है, वो डबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो डबल नहीं है इसका मतलब हमारा डेटा ठीक है, अगर वो डबल आ रही है तो दिक्कत है। इसलिए हम इंडेक्स में यूनिक लगा देते हैं, मतलब हमारी प्राइमरी की को चेक कर लेते हैं। इससे हमारा पूरा डेटा चेक हो जाता है कि वो जो डेटा है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकने के लिए हम इंडेक्स में यूनिक की का यूज करते हैं, यूनिक की मतलब प्राइमरी की का यूज करते हैं। देखो, कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीज में से क्वेश्चन आता है, अ फील्ड दैट आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा कॉलम जो आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में। तो मैंने आपको बोला एक ऐसा कॉलम जो दूसरे टेबल के साथ लिंक स्टैब्लिश करता है, दैट इज नोन एज फॉर्म की। प्राइमरी की वो की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, ठीक है, किसी टेबल के करेक्टर। कंपोजिट की होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक दो कीज हो, दैट इज नोन एज कंपोजिट की। कैंडिडेट की बेसिकली एक मिनिमम नंबर ऑफ, सुनो, एक मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम
जो किसी रो को आइडेंटिफाई यूनिकली कर सके उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की मतलब आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप यूज करोगे। मान लो मुझे एक रो में डेटा है, ठीक है, ताकि ये रो का डेटा यूनिकली डिफाइन हो जाए, ठीक है, इस जैसा और कोई डेटा ना हो, उसके लिए मुझे कितने कॉलम मिनिमम यूज करने पड़े, एक दो, मान लो मुझे दो कॉलम मिनिमम यूज करने पड़े, तो बेसिकली वो क्या बनाएंगे, कैंडिडेट की। तो चारों को अच्छे से समझ लो। प्राइमरी क्या होता है, एक ऐसी की जो किसी भी टेबल का यूनिक फीचर शो करेगी। फॉरेन की होती है जो किसी एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ स्टैब्लिश कर दे, मानो। कंपोजिट की होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री फील्ड्स, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट। और कैंडिडेट की होती है एक रो को यूनिकली डिफाइन करने के लिए आप कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स को, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज करोगे, वो आपकी कैंडिडेट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रिलेशनशिप इज कॉमनली यूज्ड इन एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में कॉमनली कौन सा रिलेशन यूज होता है भाई? अब ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो फिर दिक्कत है। वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही आप यूज करते हो, एमएस एक्सेस में कॉमनली यूज होते हैं। विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो हर एक टेबल में ईच रिकॉर्ड को यूनिकली डिफाइन करने के लिए आप कौन सी की का यूज करते हो? तो कौन सी की का यूज करते हो यूनिकली डिफाइन करने के लिए? प्राइमरी की। जब भी आपको यूनिक फीचर डिफाइन करना है, प्राइमरी की का यूज करोगे। विच ऑब्जेक्ट इन एमएस एक्सेस इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो डेटा स्टोर करने के लिए एमएस एक्सेस में किसका यूज करते हो? टेबल का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? टेबल का। तो किसका हम यूज करते हैं एमएस एक्सेस में डेटा को स्टोर करने में? हम टेबल का यूज कर। देखो, क्वेरी का मैंने आपको बता दिया, अगर आपने इंफॉर्मेशन को लेना है तो आप क्वेरी का यूज करोगे। रिपोर्ट की हेल्प से आप प्रिंटिंग कर सकते हो। मान लो अपना डाटा जो आपने बना दिया, आपकी देखो, आपका एक टेबल था, टेबल से आपने डेटा को क्वेरी रेज करी, ठीक है, ये बहुत बड़ा डेटाबेस था, उसमें मैंने क्वेरी रेज करी, मुझे एक डेटा मिल गया, ठीक है। क्वेरी मतलब जो आपको डेटा चाहिए, क्वेरी रेज करके वो ले सकते हो। आप उसको जो प्रिंटिंग करनी है वो रिपोर्ट के थ्रू आप कर सकते हो, ये इसका काम होता है। ठीक है, और फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली एंटर कर सकते हो टेबल में। ठीक है, टेबल में डेटा को, मतलब यही डेटाबेस में डेटा को इजीली एंटर करने के लिए आप फॉर्म्स का यूज करो। ये चार चीजें आपको इनकी समझ होनी चाहिए। टेबल क्या होता है? टेबल वो टेबल जिसमें डेटा को स्टोर किया गया है, टेबल इज डेटाबेस समझ लो। ठीक है, क्वेरी मतलब उस टेबल में से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको क्वेरी रेज करनी पड़ेगी। दूसरा पार्ट रिपोर्ट, जब आपने क्वेरी रेज करी, टेबल में से इन्फॉर्मेशन निकाल दी, उसकी प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो रिपोर्ट देखेगा। और जब आप डेटा को डेटाबेस में या टेबल में ऐड कर रहे हो, उसको इजी बनाने के लिए हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्म्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा को इजीली ऐड कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू, ये चीजें आपको समझ आई। बट जाने से पहले एक दो हमने इसकी तो शॉर्टकट कीज नहीं ना देखी, इसकी भी शॉर्टकट कीज देख लेते हैं जो एग्जाम में आती है। देख लो, एक तो सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं। देखो 2007 से पहले ना इसकी एक्सटेंशन कौन सी थी? एमडीबी। एमडीबी इसकी एक्सटेंशन थी, डॉट एमडीबी। अब इसकी डॉट एमडीबी नहीं है, अब डॉट एसीसीडीबी है। ये याद कर लेना, ये 2007 के बाद है। क्या है? डॉट एसीसी डीबी। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, नीचे चलते हैं, हमारे पास बहुत स्पेस है। सबसे पहले आपने अगर नया डेटाबेस ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस एन दबाओगे, इससे आपका नया डेटाबेस ऐड हो जाएगा, न्यू डेटाबेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, न्यू डेटाबेस के लिए। और अगर आपने ओपन करना है किसी आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए, आप कंट्रोल प्लस ओ का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है बीच में, तो आप कंट्रोल के साथ प्लस सिंबल को ऐड करोगे तो आपका एक न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। और अगर आपने किसी को डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करो, कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे तो आपका करंट रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो। मान लो आपने कोई चीज बीच में रिकॉर्ड करी थी, उसको आपने डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ माइनस दबा दोगे तो आपका करंट रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबा सकते हो। अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट करना है, नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट में फॉर्म टेबल ये वो आ जाता है। तो अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो ऑल्ट प्लस एन का यूज करोगे। और अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ओपन करना हो तो ऑल्ट प्लस ओ का यूज करोगे। ठीक, इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर आपका नया डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आपका डेटाबेस ओपन हो रहा है, यहाँ पर डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपका एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, यहाँ पर आपका करंट रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको एमएस ऑफिस समझ आ गया? एमएस ऑफिस हमारा क्लियर हो गया है, जिसमें हमने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस को कवर कर लिया जो आपके सिलेबस में है। अब आपके सिलेबस में ईमेल, इंटरनेट बचा है, जिसकी क्लास कल शाम को 7 बजे हो जाएगी, उसके साथ आपका कंप्यूटर कंप्लीट। बाकी आपके टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आई होप आप टेस्ट दे रहे होंगे। अब टेस्ट देने का टाइम है। तो फर्स्ट टेस्ट हमारा 29 दिसंबर। ये टेस्ट आप अभी भी जाके दे सकते हो जो पिछले हो चुके हैं। तो 17 को आपका कल जो है कंप्यूटर का टेस्ट हुआ था सेक्शन, अब 20 को आपका सेक्शनल टेस्ट है। तो कल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ना कंप्यूटर,
19 को, तो 20 को आप जाके कंप्यूटर का सेक्शन टेस्ट देना है, बाकी पीछे वाले टेस्ट आप दे सकिए, सब हमने पढ़ लिया है। ये सारे एमसीक्यू का हम रिवीजन सेक्शन आपके यूट्यूब में पढ़े हुए हैं पिछले 5 अब इसके बाद हम मैथ्स पे स्विच करेंगे परसों के बाद, 1-2 दिनों के बाद। उसके आगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट का भी एक शेड्यूल है। आपने सिंपली गूगल में जाना है, अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन लिखना है। क्या लिखना है? अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इन टेस्ट में खुद को रजिस्टर करके इन टेस्ट को दे सकते हो। अनलिमिटेड टाइम से जितनी मर्जी चाहे वहां दे सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपको मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास दिस दैट सब कुछ मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और बहुत जल्दी मैं बहुत जूनियर सिस्टम वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूँ, और भी क्लासेस, तो वो भी शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।